तो आज हम लोग सेट नंबर 2 को डिस्कशन करेंगे। ये इंग्लिश पेपर का सेट नंबर 2 है और 1 नंबर हमने कर दिया है। आप अगर नहीं सही से देखे हैं तो 2-3 बार देख करके उसको क्लियर कर लीजिए। सेट नंबर 2 आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो इसीलिए ध्यान रखिए कि आपको बार बार सेट का डिस्कशन और जो रिविजन है ये करना जरूरी होगा। चलिए हम पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहले प्रश्न में आप समझ ही गए होंगे कि सिनोनिम का मतलब क्या होता है, क्योंकि हम पहले ही सेट में आपको बता दिए थे। पर्यायवाची शब्द मतलब समानार्थी शब्द, सेम वही शब्द जो कि यहाँ पे एनुअल लिखा है, बोला है सिनोनिम ऑफ एनुअल। ठीक है, एनुअल का सिनोनिम कौन सा होगा ये बोला गया है। तो एनुअल का मतलब क्या होता है ये आपको पता ही है कि एनुअल परीक्षा देते हैं, सप्लीमेंट्री परीक्षा देते हैं, कभी सुने होंगे। तो एनुअल का मतलब वार्षिकी परीक्षा होता है। तो आशा करते हैं कि सेम वही अर्ली ईयरली उसी को बोलते हैं। साइनोनिम पूछा है तो स्वाभाविक है, तो जनरली आपका ये राइट आंसर डी हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे डेली का मतलब होता है दैनिक, सेंचुरी का मतलब शताब्दी, ऑलवेज का मतलब हमेशा। सभी चीज को याद रखेंगे। ठीक है, आइए 2 नंबर सवाल को समझते हैं। लेट ए डॉक्टर बी सेंट फॉर, यहाँ पे चूज द एक्टिव वॉइस। आपको चुनना है एक्टिव वॉइस, अर्थात पैसिव दिया हुआ है, एक्टिव चुनना है। तो मैंने बताया कि जब लेट से शुरू होता है तो वो इंपेरेटिव सेंटेंस हो सकते हैं, इट मे बी इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो हम इंपेरेटिव सेंटेंस अगर होगा तो वो किससे शुरू होगा, तो V1 प्लस सब्जेक्ट होता है उसका स्ट्रक्चर एक्टिव में, और पैसिव में लेट से शुरू होता है। तो चलिए देखिए कि कितने ऐसे हैं जहां V1 से शुरू हुआ है। तो मैंने ये गेस पेपर में ही आपको बताया था, ये दोनों कट गए और V1 यहाँ सेंड है। ठीक है, इसीलिए राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, सेंडिंग नहीं होगा, सेंड होगा, क्योंकि वहां V4 लिखा हुआ है। तो आशा करते हैं इस बात को भी आप आसानी से समझ लिए होंगे, क्योंकि हम पहले भी आपको डिस्कशन में बताए थे। आइए हम तीसरे नंबर सवाल को समझते हैं। तीसरा नंबर सवाल क्या है, ठीक है, बोला है एंटोनिम। तो आशा करते हैं एंटोनिम भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, सीरियस मोड में होकर के आप सुनिए, तभी जाकर के आप कंसेप्ट को क्लियर कर पाएंगे, अन्यथा आपसे कंसेप्ट क्लियर होने वाला नहीं है। इसीलिए मूड को सीरियस पहले कर लीजिए और एक एक बारीकी चीजों को देखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट वर्ड अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव आपने कभी सुना होगा कि अट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, एक दूसरे से आकर्षित हो रहा है। ठीक है, आकर्षित होने का मतलब होता है कि एक यहाँ है और एक वस्तु यहाँ, एक दूसरे के पास आना, अट्रैक्टिव होना। इसका मतलब है एक दूसरे के दूर जाना होगा, इसका मीनिंग उल्टा। तो इसमें किस में दिया हुआ है कि एक दूसरे से दूर जाना। अब यहाँ पे जो भी वर्ड दिए गए हैं आपकी समझ से बाहर होंगे, क्योंकि आपको मीनिंग पता नहीं है। तो ऐसे में आपको ध्यान ये रखना है कि ये हम शायद ये आपको किसी न किसी वर्ड या कहीं न कहीं हम आपको बताए हुए हैं कि रिपल्सिव। जब हम गेस पेपर का डिस्कशन करा रहे थे तो उसी समय हम आपको बताए थे कि रिपल्सिव होता है अट्रैक्टिव का अपोजिट। रिपल्सिव, इस बात को ध्यान रखेंगे, इसका मतलब होता है एक दूसरे के पास आना, और इसका मतलब एक दूसरे के पास आना और एक दूसरे से दूर जाना, ये रिपल्सिव होता है। बैड का मतलब खराब होता है, और रिपीटेंट का मतलब पछताना होता है। लोएथसम का मतलब होता है मतलब एक दूसरे से मतलब मित्रवत व्यवहार करना। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। आइए हम चौथे नंबर सवाल को समझते हैं। आई एम टायर्ड डैश वेटिंग फॉर हिम। यहाँ सबसे पहले दिया है सुटेबल प्रीपोजिशन को चुनना है, मतलब सही प्रीपोजिशन के। तो हमने आपको जब पढ़ाया था तो उस समय ही आपको बताया था कि टायर्ड के साथ क्या लगता है। ठीक है, टायर्ड के साथ हमेशा ऑफ का प्रयोग किया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रीपोजिशन वो फिक्स लेता है, तो टायर्ड के साथ आपको क्या लगता है ये ध्यान रखना है, क्योंकि हम गेस पेपर भी पढ़ाए थे तो वहां पे आपको ये बात बता चुके हैं। ठीक है, चलिए 5वां नंबर सवाल क्या कह रहा है, द मैन हु केम डैश वुड नॉट गेट ए सीट। आगे यहाँ बोला है कि मोस्ट सुटेबल ऑप्शन ढूंढना है कि कौन सबसे अच्छा होगा। सबसे अच्छा सुटेबल ऑप्शन कौन सा होगा इसमें बताना है। पूरा है लास्ट होगा, नियरेस्ट होगा, या लेटेस्ट होगा, या अर्ली होगा। तो केम लास्ट, देखिए केम लास्ट दिया है, नियरेस्ट दिया है। तो यहाँ पे क्या है, वह आदमी जो कि आया है डैश वुड नॉट गेट सीट, अभी तक बैठा नहीं है, मतलब जो अंत में आया है वो व्यक्ति बैठा नहीं है। ऑन द कॉमन सेंस की बात, मतलब एक सेंस के आधार पर हमको बताना है कि जो सबसे अंत में आया है वही अभी बैठा नहीं है, सीट नहीं किया है। इसका मतलब क्या है कि इसमें लास्ट शब्द अंतिम के लिए कौन सा, ये लेटेस्ट शब्द जो होता है हाल के लिए होता है। याद रखिएगा कि हाल ही में अगर कुछ ऐसा हुआ है तो लेटेस्ट बोलते हैं, लेकिन अगर अंतिम की बात करना है तो लास्ट बोलते हैं। नियरेस्ट तो होगा नहीं और अर्ली तो होगा नहीं, अर्ली का मतलब होता है सवेरे। तो ऐसी बात नहीं चल रही, यहाँ पे चल रही कि जो अंत में आया है वो अभी नहीं बैठा है। तो इसका मतलब क्या है कि राइट आंसर हो जाएगा ए। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको लगाना था, मीनिंग के आधार पर बताना था। चलिए 5 हो गए, 6 नंबर को समझते हैं। चूज द ओड वन। ओड वन का मतलब ये होता है कि सभी में से अलग कौन है। ओड वन यही होता है। ठीक है, सभी में से अलग कौन सा है। तो सभी में से अलग जो है आपको, यहाँ कार है, यहाँ स्टीमर है, यहाँ सीप है, और यहाँ केटल है। ठीक है, केटल है।
तो यहाँ कौन सा अलग अलग है, तो सभी के सभी किसी न किसी रूप से व्हीकल है, लेकिन ये व्हीकल नहीं है, इसीलिए यहाँ पे ये अलग होगा। व्हीकल का मतलब होता है इंजन लगा हो, मशीन लगा हो, चलने वाला हो। तो ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये केटल जो है एक प्रकार का बर्तन होता है, तो ये सबसे अलग है, इस बात को ध्यान रखिए। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी। ठीक है, आगे क्या है, अ टीचर नीड्स टू डिस्कस इन द क्लास एज इट डैश क्यूरियसली। तो यहाँ पे देख लीजिए क्यूरियोसिटी दिया हुआ है, तो कौन सा होगा, यहाँ पे बोला चूज द करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। ठीक है, यहाँ पे क्रिट्स लिखा है, क्रिटेड लिखा हुआ है, और क्रिट लिखे हैं, और बिल क्रिट्स लिखे हैं। तो बिल क्रिट्स का प्रयोग तो कभी होता ही नहीं है, क्योंकि बिल के साथ V1 लगता है, V5 कभी नहीं लगते हैं। तो हमारे पास अब 3 ऑप्शन बचे हैं। अब यहाँ पे देखना यह है कि यहाँ देखिए, यहाँ पे है ए टीचर नीड्स, ए टीचर नीड्स लिखा हुआ है, V5 लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं, V5। ऐसे में हमको आगे जो है ना प्रेजेंट का ही वाक्य होना चाहिए, तो ये आपके कट गए। तो अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे हैं, V1 होगा या V5 होगा। तो यहाँ इट के साथ V5 लगते हैं, ना कि V1 लगते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमने ढूंढ लिया कि V5 कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए में है, क्योंकि जिसमें एस लगा होता है वही V5 होता है। तो हम ऑप्शन को काट करके बनाएंगे तो कभी गलत नहीं होगा, लेकिन इन द सेंस सोचना क्या है ये ध्यान रखना है। चलिए आइए हम 8 नंबर सवाल को समझते हैं। कैन द डीफ हियर चूज द करेक्ट निगेटिव सेंटेंस। मतलब इंट्रोगेटिव दिए गए हैं, इंट्रोगेटिव से आपको निगेटिव चुनना है। तो चुनेंगे कैसे, ये ध्यान रखेंगे। चुनना हमको सबसे पहले यहाँ ऐसे है कि सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि कुड का प्रयोग नहीं होगा। सर क्यों नहीं होगा, क्योंकि टेंस चेंज नहीं करना है, हमको निगेटिव करना है। अफर में इंट्रोगेटिव है, उसको निगेटिव कर देना है, तो क्या टेंस चेंज करने की जरूरत है, नहीं। कैन का कैन ही रहेगा, कुड नहीं बना सकते हैं। तो इसीलिए या हम कुछ ऐसे निगेटिव वर्ड डाल सकते हैं। तो ये क्लियर है कि कुड वाला नहीं होगा। चलिए अब निगेटिव ढूंढना है, तो हमको क्वेश्चन वाला तो चाहिए नहीं, हमको क्वेश्चन वाला चाहिए नहीं, तो इसीलिए हमारा ए भी गलत हो गया। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, दोनों में से चूज कर लेना है। द डीप डू नॉट हियर और डीप कैन नॉट। तो कैन नॉट वाला ही होगा, क्योंकि यहाँ कैन लगा हुआ है, तो कैन नॉट वाला होगा। बस सिंपल सी बात था, आंसर आ गया। तो ऐसे दिमाग लगा के हमको चुनना है। लेकिन याद रखें, हम अभी समझा दे रहे हैं, ये आपको कितना समझ में आया वो टेस्ट के बाद पता चलेगा। इसलिए ध्यान रखिए, एक एक चीज को बारीकी से देखते जाइए, भूलिएगा तो बार बार रिवाइज कीजिए। ठीक है, इसीलिए वीडियो फॉर्मेट में आपको बना के दिया जा रहा है। आइए समझते हैं हम आगे। वी कैन मेक नो प्रोग्रेस इफ वी कंटिन्यू वर्किंग डैश दीज। यहाँ पे भी बोला है कि करेक्ट ऑप्शन को चुनना है, और करेक्ट ऑप्शन में यहाँ है दीज कंडीशन लिखा हुआ है। ठीक है, तो कौन से हमारा होगा, इनटू होना चाहिए, विथ होना चाहिए, अंडर होना चाहिए, या फोर होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देख लीजिए कि वर्किंग इनटू लगेगा दीज कंडीशन, या विथ लगेगा। तो याद रखिएगा, बोला है वी कैन मेक नो प्रोग्रेस, हम लोग प्रोग्रेस नहीं कर सकते इफ वी कंटिन्यू, अगर हम लगातार रहे वर्किंग डैश कंडीशन। तो या तो देखिए कंडीशन के लिए इन कंडीशन होता है, कभी कभी इन कंडीशन होता है, याद रखिएगा। और नहीं तो कभी कभी हम इनटू कंडीशन भी जोड़ देते हैं, लेकिन विथ का प्रयोग कभी नहीं करते हैं, फोर का प्रयोग कहीं नहीं। अंडर कंडीशन भी हो सकता है। ठीक है, अब ये इन तो आया नहीं है, तो अब हमारे पास 2 ही ऑप्शन बच गए। अभी 2 ऑप्शन में से अंडर कंडीशन होगा या इनटू कंडीशन होगा। तो यहाँ पे है अंडर कंडीशन का मतलब होता है कि मेरे दायरे में होना, तो मेरे दायरे की बात कुछ नहीं चल रहा है, तो इनटू बोला है, इनटू वर्किंग इनटू दीज कंडीशन सही हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ इनकरेक्ट सेंटेंस को ढूंढना है, मतलब गलत सेंटेंस को ढूंढना है। तो गलत सेंटेंस को ढूंढने के लिए आपको ग्रामेटिकली रूप से मजबूत होना चाहिए। अगर आप ग्रामेटिकली रूप से मजबूत नहीं है, तो आप लगाइए दिमाग अपना, कैसे लगाएंगे। देखिए यहाँ ही इज सीकिंग बोला है एम्प्लॉयमेंट, वी हियर रेडियो इन द मॉर्निंग, सी प्लेज इन द इवनिंग, और उसके बाद है ही इनवाइटेड मी टू डिनर। ठीक है, अब इनमें से कौन सा होगा मेरा आंसर। तो यहां देख लीजिए सी इज सीकिंग लिखा हुआ है, और इनकरेक्ट ढूंढना है। तो हमको तो यहाँ सीकिंग, सी जो है ना, सीकिंग शब्द ही इरर लग रहा है, यहाँ पे हमको बहुत सारे इरर लग रहे हैं, इसीलिए यहाँ हम जवाब देने में असमर्थ हो जाएंगे, क्योंकि ये इसमें एक नहीं 2 इरर लग रहे हैं, और यहाँ इनकरेक्ट ढूंढने को बोला है, तो इसीलिए इसको अभी हम फिलहाल छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, इसमें 2 इरर लग रहे हैं, इसलिए आंसर क्लियर करना ठीक नहीं है। 11 नंबर देख लेते हैं। द पिक्चर डैश ऑन द वॉल। ये सेंटेंस हमने गेस्ट पेपर में भी आपको पढ़ाया था कि एक होता है हैंग, ठीक है, एक होता है हैंग और दूसरा होता है हैंग्ड। ठीक है, 2 शब्द होते हैं, एक तो फांसी चढ़ाना होता है, और एक होता है कोई सामान लटकाना, मतलब फांसी लटकाया, फांसी भी चढ़ाते तो लटकाइए कि चढ़ाते। तो हैंग्ड और हैंग्ड में कंफ्यूजन नहीं होना है,
इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा, हैंग, हैंग दिया हुआ है, हैंग दिया हुआ है, हैंग तो होगा नहीं, ठीक है, हैंग होगा, ठीक है, लेकिन हैंग नहीं होगा, वाज हंग होगा। क्यों होगा? क्योंकि लटकाने वाला का पता नहीं है कौन लटका रहा है, ठीक है, तो ये पैसिव में जाएगा। पैसिव में जाने के लिए एक्सिलरी वर्ब प्लस V3 होता है, एक्सिलरी वर्ब प्लस V3, इसलिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। चाहे डी हमने चुना, या तो हैंग हम बोले हैंग होगा, और नहीं तो हैंग का ही V3 रूप हो सकता है, हंग हो सकता है, ठीक है, और एक हैंग का V3 रूप हैंग्ड भी होता है, ठीक है, ईडी वाला। तो ईडी वाला का मतलब हो जाता है फांसी लटकाने वाला, पिक्चर लटकाया जा रहा है यहाँ पे, तो इसीलिए राइट आंसर हंग हो जाएगा, ठीक है। हाँ, आइए हम समझते हैं। करेक्टली स्पेल्ड ढूंढना है, मतलब प्रोसीड का कौन सही स्पेलिंग है इसमें बोला है। तो प्रोसीड का जो सही स्पेलिंग है आपका PROCEED होता है, ये होता है प्रोसीड का, ठीक है। तो कौन सा है देख लीजिए, CEED, प्रोसीड इसी को कहते हैं, ठीक है। कभी भी कोई प्रोसेस को आप करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो उसको प्रोसीड बोलते हैं। तो यहाँ प्रोसीड का स्पेलिंग ये है, इस बात को ध्यान कर लीजिए, ठीक है। हो सकता है मे भी ये भी आपके ऑप्शन में आ सकते हैं। करेक्ट पैसिव ढूंढना है यहाँ पे, तो जब पैसिव ढूंढना है तो मैं आपको बता चुका हूं कि पैसिव ढूंढने के लिए आपको क्या देखना है, वर्ब को देखना है। यहाँ रोट दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको वाज वेयर में से ढूंढना है, वाज या वेयर। अब वेयर में और वाज में से कौन सा ढूंढना है, तो दिस लेटर लिखा हुआ है तो वाजे ढूंढेंगे, वेयर तो ढूंढेंगे नहीं। तो देख लेते हैं, दिस लेटर इज लिख दिया, ये भी गलती कर दिया, और यहाँ पे देखिए वाज, दिस लेटर वाज लिखा है, दिस लेटर तो रोट नहीं होते हैं, पैसिव में रिटेन होगा, क्या होगा? हाँ, आगे समझ में। चलिए, वाई डैश यू कम टू द पार्टी यस्टरडे। अब यहाँ पे देखिए, ये जो है, अब कोई बता सकते हैं ये एनीबॉडी आप में से कि इसमें से कौन सा आंसर होना चाहिए? एनीबॉडी कोई बताइए, टेल मी। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, वाई? बताइए, जल्दी बताइए, आगे हम बढ़ेंगे, हम एक्सप्लेन करेंगे। नहीं पता चल रहा है, देखिए नहीं पता चल रहा है, सुन लीजिए। यहाँ पे लिखा है, यहाँ जो भी आएगा एक्सिलरी वर्ब आना है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क के बाद कोई क्वेश्चन वर्ड के बाद कोई भी अगर वर्ब डालना है तो वो एक्सिलरी वर्ब में आएगा। किसमें आएगा? तो हैव का प्रयोग एक्सिलरी वर्ब में सर करते हैं, लेकिन आगे भीतरी होना चाहिए, तो भीतरी भी हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा कि जब हम एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं पहले, तो भीतरी नहीं बल्कि V1 में होता है, और V1 में होता है तो या तो डिड लगता है, या नहीं तो डू लगता है, या नहीं तो डज लगता है। तो यहाँ स्टडी लगा है तो डिड लगना चाहिए, कौन सा लगना चाहिए? डिडंट हो जाएगा। आगे समझ में। चलिए, यहाँ तो सबको पता होना चाहिए, इस तरह रटा ही गया होगा, बस 20 आ गया आपको। यहाँ कोई भी रहे, चाहे आई रहे, ही रहे, सी रहे, आप वेयर लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? 20 को देख करके। किसको? 20 को देख करके, बस। चलिए, 16 देखिए, 16 में चूज द मोस्ट सुटेबल करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ढूंढना है। क्या है? इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट दिया है, इसका मतलब अब यहाँ बी शब्द लिख दिया, इसका मतलब ये इंपरेटिव सेंटेंस बना दिया, बी क्वाइट, ठीक है, लिसन टू माई वर्ड्स, ठीक है। याद रखिएगा कि जब भी बी शब्द आएगा तो इसका मतलब है कि आपको उसमें दैट नहीं लिखना है, टू लिखना है। क्या लिखना है? टू। दैट की जगह टू लिखना है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि क्या क्या दिए गए हैं। यहाँ पे दिया गया है टू, दिया गया है। क्या इसमें टू आया है? क्या इसमें टू आया है? नहीं आया है। क्या इसमें टू आया है? नहीं आया, आया है दैट की जगह पर। जैसे ही सैड है ना, ही सैड के बाद यानी ही सैड है तो इसका मतलब है अर्ज हो जाएगा, क्योंकि जब भी ये इंपरेटिव सेंटेंस बोल रहा है तो अर्ज किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? अर्ज। बी से शुरू हो रहा है, अर्ज कर रहा है। अब अर्ज कर रहा है तो इसका मतलब है कि अर्ज के बाद क्या है? अर्ज के बाद यहाँ पे कोई भी हम डाल सकते हैं, यानी कहने का मतलब है हम ले भी सकते हैं ऑब्जेक्ट को, नहीं भी ले सकते हैं। तो लिया हुआ है तो ही अर्ज देम टू, मतलब ऑब्जेक्ट के बाद टू आना चाहिए। क्या आना चाहिए? टू। यहाँ देखिए टू नहीं आया है देम के बाद, यहाँ दे दिया है, गलती कर दिया है, यहाँ यू दे दिया है, गलती कर दिया। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ए होगा। बस इस तरह से आपको ढूंढना है। चलिए, व्हाट आर यू डैश अबाउट? टॉक अबाउट या टॉकिंग अबाउट बताइए, या विल टॉक? व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? अभी बताए ना कि एक्सिलरी वर्ब आया ना, उसके बाद बिफोर ही ना आना चाहिए जी। अभी ना कई बार बता चुके हैं, एक्सिलरी वर्ब आया सर बिफोर आएगा। क्या आएगा? V1 तो आ ही नहीं सकता। आ सकता है क्या? उसके बाद डबल एक्सिलरी आ नहीं सकता। टॉक V1 नहीं ला सकते हैं, तो कौन सा आ जाएगा? टॉकिंग। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? आगे ना, तो इस तरह से ध्यान दिमाग लगा लो। कई बार बता चुके हैं, रिवाइज नहीं करते, इसलिए माइंड काम नहीं कर रहा है। माइंड कब काम करेगा? बार बार रिवाइज करोगे। चीजें को इतना बार पढ़ लो, इतना बार पढ़ लो कि माइंड में सेटिंग हो जाए, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। चलो, अब क्या नंबर होगा? 18 नंबर। यहाँ पे देखो, यहाँ क्या कर रहा है, ये जो टिक लगाया हुआ है
चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, मतलब जो टिक लगाए गए हैं उसका करेक्ट मीनिंग चुनना है, मतलब साइनोनिम बताना है। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ध्यान यहाँ से हटना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ से ध्यान हट रहा है तो इसका मतलब तुम्हारे माइंड में ये कुछ भी नहीं जा रहा है, समझे? दिमाग लगाओ कि यहाँ क्वेश्चन हम समझ ले, घर पे जाके इसको समझने का प्रयास करें। ठीक है, कोई भी चीज टफ नहीं होता, टफ हम बना देते हैं। और टफ बनाते क्यों है? और लगता है कि हमें तो आता ही नहीं है। तो सोचो, हम पढ़ के बता रहे हैं ना, तुमको नहीं पढ़ने आ रहा है तो पढ़ के बता रहे हैं ना। एक बच्चे को भी पढ़ के बताइए क्या है बाबू क, तो बोल देता है हाँ क है, नहीं बोल देता है। तो तुमको उसी तरीके से, तुम क्या उस बच्चे से भी बेकार हो? अगर बेकार हो तो बेकार बन जाओ, क्या दिक्कत है? इसलिए ध्यान रखो, यहाँ पे हम क्या देखने को कह रहे हैं, यहाँ अंडरलाइन वर्ड जैसे ही आया हमको कहा कि अंडरलाइन वर्ड के मीनिंग क्या है ये बताना है। तो अंडरलाइन में रिप्रीमेंट दिया हुआ है, तो रिप्रीमेंट का मतलब क्या होता है हमें खुद नहीं पता है, तो हम कैसे बता पाएंगे? यानी कहने का मतलब है कि ये पता होना चाहिए। अब ये पता होना चाहिए, तो ये रिप्रीमेंट का मतलब होता है, याद रखिएगा कि रिप्रीमेंट एक ऐसा वर्ड है जो प्रशंसा करता है। ठीक है, क्या करता है? प्रशंसा। रिप्रीमेंट करने का मतलब है प्रशंसा करना, और प्रशंसा करने का मतलब होता है प्राइज करना। क्या करना? प्राइज करना। प्राइज करना हो गया। तो इस तरह से हमको ध्यान रखना है कि रिप्रीमेंट आएगा, सर प्रशंसा करना पूछा है और वही मीनिंग पूछा है, इसका मतलब है कि प्रशंसा करना का मीनिंग प्राइज करना होता है। रिबुक का मतलब डांटना होता है। अगर उसका अगर हमको अपोजिट पूछता, अपोजिट मीनिंग, तो हम क्या करते? रिबुक लगा देते हैं, क्योंकि रिबुक का मतलब होता है डांटना। ठीक है, और रिप्राइजल एक अलग है, रिवार्ड का मतलब होता है इनाम देना। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा प्राइज। चलिए, अब यहाँ पे देखिए, दिस इज ए किलो डैश राइस। तो मैंने बताया है कि इधर भी नाउन है, इधर भी नाउन है, बीच में ऑफ ज्यादातर जनरली आता है, ऐसा मैंने बता दिया। तो राइट आंसर कौन सा होना चाहिए? ठीक है, ये होना चाहिए। डिजर्व। एक मिनट, रिप्रीमेंट जो है ना, हमको याद आ गया है, रिप्रीमेंट का मतलब प्रशंसा नहीं होगा, रिप्रीमेंट का मतलब डांटना ही होगा, सॉरी डांटना ही होगा। क्या होगा? डांटना। तो डांटना शब्द होगा, प्रशंसा नहीं होगा। ठीक है, तो डांटने के लिए हमको ये कौन सा हो जाएगा? रिबुक होगा। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। और यहाँ पे ऑफ आ जाएगा। व्हाई डोंट डैश, जब भी डूडा जाता है तो V1 लगाते हैं। क्या लगाते हैं? V1। इसमें बताए V1 नहीं है, V1 से V1 लगाते हैं, तो यहाँ V1 लिखा हुआ है। क्या है? लिखा हुआ है, तो उससे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन सा आना चाहिए? तो यहाँ पे डू लगे हैं, तो क्या सी लगाते हैं? नहीं, ही नहीं लगाते हैं, सी नहीं लगाते हैं, इट नहीं लगाते हैं, बल्कि यू लगाएंगे। क्या लगाएंगे? यू, क्योंकि डू का प्रयोग हम यू के लिए करते हैं, नहीं तो दे के लिए करते हैं। और ही सी इट के लिए डज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डज। इसलिए राइट आंसर यहाँ कौन सा होना चाहिए? डी। डी वाला ऑप्शन आपका सही है। चलिए, 21 नंबर को देखिए, ऑल ऑफ द स्टूडेंट इन क्लास। ठीक है, राम इज श्योरली। ठीक है, तो चूज द बेस्ट ऑप्शन। यहां पे कहा है सही ऑप्शन को चुनना है। ऑल ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास, राम इज श्योरली द मोर इंटेलिजेंट, द मोस्ट इंटेलिजेंट, मोर ही इंटेलिजेंट, ये कौन सा लगेगा ये बताना है। तो द मोस्ट इंटेलिजेंट होना चाहिए या द मोर इंटेलिजेंट होना चाहिए? तो मोर नहीं लगेगा, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री के साथ द नहीं लगता है। द इंटेलिजेंट के साथ द नहीं लगता, ये नहीं लगेगा। अब द मोस्ट इंटेलिजेंट होना चाहिए, नहीं तो मोर द इंटेलिजेंट भी आ सकते हैं, लेकिन याद रखिए इंटेलिजेंट के पहले द नहीं लगेगा, इसीलिए यहाँ पे राइट आंसर बी होना चाहिए। I had like dash swimming this afternoon। सही ऑप्शन ढूंढना है। गो होगा, वेंट होगा, गोइंग होगा, या टू गो होगा। ठीक है, तो लाइक जब आता है, याद रखिएगा लाइक आता है, तो इसके लिए मैंने पीछे भी कुछ बताया था कि क्या आना चाहिए। कोई बता सकते हो कि कौन सा आएगा? लाइक आता है तो लाइक के बाद आने वाले वर्ब के लिए आगे क्या आना चाहिए? कुछ बताए हुए हैं, पता है? रिवाइज तो करते नहीं हो, इसलिए कहते रिवाइज नहीं करोगे तो फिर वही करोगे जो एग्जाम में होना चाहिए। ठीक है, अपने आप में काबिल मत बनो। कई बार कह चुके, काबिल बनना छोड़ दो, नहीं तो अगर काबिल बनते रह गए तो फिर याद नहीं होने वाला। मैंने बताया है कि वांट आए, ठीक है, फिर से सुन लो, वांट आए, लाइक आए, इसके बाद टू लगेगा, उसके बाद V1 लगेगा। ये बात कान खोल के सुन लो, और नहीं याद रहता है तो बार बार रिवाइज कर लो। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, बस एक ही में तो लगा है। आगे ना समझ में, लाइक के बाद आने वाले कोई भी वर्ब होंगे उनके साथ, वांट के साथ आने वाले कोई भी वर्ब होंगे उनके साथ टू लगेगा। और कोई बता सकते हो मेड के साथ क्या लगेंगे? मेड के साथ बताएं, बता सकते हो? नहीं बता सकते हो ना, क्योंकि बेवकूफ हो तुम लोग, रिवाइज तो करते नहीं हो। तुम लोग को लगता है सर बना के वीडियो डाल दिया, अपने लिए डाले। बेवकूफ हो। अपने लिए जिस दिन डालना होगा ना, उस दिन बढ़िया से कटिंग करके अच्छे से वीडियो रिकॉर्ड करके डालेंगे। ठीक है, ये तुम्हारे लिए डाल रहे हैं, हमारे पास अभी टाइम नहीं है, बात समझे ना? इसीलिए जाके देखो, जो चीज बनाया गया हर चीज तुम्हारे लिए जरूरी है। मेड के साथ ING वाला लगता है, क्या लगता है? डायरेक्टली। ये बात तुमको तभी याद रहेंगे तुम जब तुम बार बार रिवाइज करोगे। ठीक है, अभी रील देखना होगा, फेसबुक चलाना होगा, तुरंत मोबाइल रहेगा, और लेकिन वीडियो देखना होगा तो तुम्हारे लिए मोबाइल नहीं रहता है। ठीक है, ये कटाक्ष जो है ना तुम पर इसलिए किया जा रहा है कि तुम सुधरो, बात समझे?
चलो आगे देखते हैं। यहां भी दिया हुआ है आपको भरना है। तो मैंने बोला हुआ है कि भाई आपको क्या करना है कि जैसे ही ऑर्डर आता है क्या होता है, क्या लगेंगे बताइए। देखिए इन ऑर्डर ज्यादातर सही होते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे दिया है ऑन हाउस, ऑन ऑर्डर लगेगा क्या, नहीं लगेगा। और जबकि 23 में ऑन दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है, इन ऑर्डर सही होगा। ठीक है, इन ऑर्डर का प्रयोग ज्यादा प्रयोग होते हैं क्योंकि मैं बता चुका हूं पीछे भी, जो चीज मैं बता दिया हूं वो हर हाल में आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए यहां देखिए, वी हैव डन आवर जॉब डैश। अब बता सकते हैं कोई, इसको भी बताएं हम, बता सकते हैं कौन होगा आंसर, क्या हो जाएगा, हैवेंट। हैवेंट होगा ये वाला, बी वाला। बताइए और लोग बताइए, क्या ये सही बोल रहा है, बताओ क्या हैवेंट होगा, बताओ तो। हैवेंट होगा, हैवेंट होगा, लेकिन क्यों होगा बताओ तो। हैव आएगा तो हैवेंट ही होगा, डिड आएगा तो डिडंट होगा, यही ना। हाँ तो सही है, हैवेंट ही होगा सही अगर, लेकिन जबकि इसमें आंसर दिया है डिडंट, ये गलत दिया हो। ठीक है, सुधार कर लेना मेरे ख्याल से। कितना नंबर है, 24 ना, 24 में हैवेंट ही आएगा। ठीक है, ये वाले सही होंगे। क्लियर, चलिए आगे देखिए 25 नंबर, गिव ऑन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर फिट टू बी चूजन। फिट टू बी चूजन को बताना है कि जो चुनने लायक हो उसे हम एक वर्ड में क्या कहते हैं। मतलब ये जैसे हम अनेक शब्दों का एक शब्द पढ़ते हैं ना, उसी तरीके से यहाँ सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है अनेक शब्दों का एक शब्द बताना है। फिट टू बी चूजन, जो चुनने लायक हो उसे हम क्या कहते हैं, इलिजिबल कहते हैं, सुटेबल कहते हैं, कैपेबल कहते हैं और वैल्यूएबल कहते हैं। तो जो भी चुनने लायक हो उसको हम इलिजिबल कहते हैं, इलिजिबल कहते हैं। मतलब कभी भी हम किसी भी फॉर्म भरते हैं तो आप तभी चुनने लायक होते हैं जब उस क्राइटेरिया पर आप उतरते हैं। तो इसका मतलब आप उसके लिए इलिजिबल है, क्या है, आप उसके लिए इलिजिबल है। तो उसी को कहते हैं फिट टू बी चूजन। उसको अंग्रेजी भाषा में हम बोलते हैं फिट टू बी चूजन, मतलब मुहावरा के अर्थों में। मुहावरा नहीं होगा बल्कि अनेक शब्दों का एक शब्द। आगे समझिए, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे है 26 नंबर को देखिए। 26 नंबर में क्या है, विनीता डैश नन नो द आंसर। अब एनीबॉडी कोई बताइए, जल्दी जल्दी में आंसर बताना है, हम आपको बताएंगे। जल्दी बताइए कौन सा होगा, जल्दी बोलिए। इतना देर लग रहा है, इसका मतलब आप लोग रिवाइज नहीं करते हैं। अभी तक आंसर आ जाना चाहिए। हैजंट, देखो हैजंट का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ V1 है। ठीक है, हैवेंट का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ V1 है। माइंड में डाल लो ये चीज में भी, तो ये दो तो गलती हो गए। और डू का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ विनीता है, विनीता का डजंट होता है। आगे समझे, आंसर आगे सामने ना। इस बात को तुमको भी सोचना है, तुम जल्दी से नहीं सोच पा रहे, इसका मतलब रिवाइज नहीं कर रहे हो बात को। हम ये चीज बता चुके हैं, पीछे भी बता चुके हैं ना। तो अभी आंसर नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि रिवाइज नहीं करते हैं। बात समझे, जब भी नहीं आएगा तब भी हम बार बार हम कहेंगे इस बात को। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा ये। तो ये ध्यान रखिएगा, जाके रिवाइज कीजिए। रिवाइज करने का मतलब ये होता है कि आप खुद से क्वेश्चन को देखिए, जब क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो रिवाइज कीजिए चीजों को, जो चीज हम बता चुके हैं, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, सर हम तो पढ़े ही नहीं पूरा ग्रामर, तुमको कहाँ समझ में आएगा, बहुत बच्चा का ये क्लू होगा। तो बेवकूफ हो, पूरा ग्रामर पढ़ने के बाद भी तुम पढ़ने जाओ, नहीं समझ में आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये बहम में मत रहो कि पूरा ग्रामर नहीं पढ़े तो नहीं समझ में आएगा। हर चीज समझ में आता है, दिमाग होना चाहिए। चलो वी आर गोइंग टू टॉक आवर, यहाँ पे बोला है ये जो अंडरलाइन, यहाँ पे भी अंडरलाइन किया गया है, बोला वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आवर इनेमीज। ठीक है, तो इनेमीज के बारे में एंटोनिम बताना है, यहाँ एंटोनिम बोला है। ठीक है, तो शत्रु का मतलब क्या होता है, दोस्त, तो कौन होगा, तो ये तो आसानी से आपको एकदम आसान था। चूज द इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन का मतलब होता है, डायरेक्ट में दिया है, इनडायरेक्ट आपको बताना है। यहाँ से दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, रोज स्मेल स्वीट, रोज स्मेल्स स्वीट। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी यहाँ से है, इसका मतलब टेंस चेंज करने की जरूरत नहीं है, पहली बात। ठीक है, टेंस चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दैट लगा देना है। क्या लगा देना है, दैट। तो कहाँ पे नहीं, सत्य बात नहीं है, यहाँ से लिखा हुआ इसलिए हमको टेंस चेंज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, सत्य बात कहाँ देखते, जैसे यहाँ सैड लिख देता और यहाँ सत्य होता तो टेंस चेंज करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ तो सैड है ही नहीं, से है तो हमको टेंस चेंज नहीं करना है, सिर्फ दैट लगाना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए कहाँ दैट सिर्फ लगा हुआ, यहाँ तो लगा नहीं है, यहाँ लगा नहीं है। ठीक है, अब द टीचर सेज दैट रोज स्मेल्स स्वीट, स्मेल्ड दे दिया, गलती हो गया, राइट आंसर आगे ना। चलिए आगे देखिए, सही मीनिंग ढूंढना है, कॉन्फेस का सही मीनिंग ढूंढना है। ठीक है, तो कन्फेस का जो सही मीनिंग होगा मैं आपको बता दे रहा हूं, CONFESS। ठीक है, CONFESS कन्फेस होता है, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे आर्टिकल से सवाल आ गया है, आप लोग खुद से बताइए कि कौन सा होगा। तो नो आर्टिकल, भाषा के नामों के पहले आर्टिकल नहीं, चाइनीज हो, फ्रेंच हो, इंडियन हो, कोई भी भाषा हो, नहीं लगाएंगे, ठीक है। वेरी गुड, याद है, आर्टिकल याद है। चलिए 31 बताइए, 31 में आई विल मीट हिम डैश द वे, ठीक है। ऑन द वे हमेशा प्रयोग होता है, एडमेटिक है, ऑन द वे, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे आइए, यहाँ पे क्या है, सुटेबल कॉम्बिनेशन करना है, तो कंबाइन का तो मैं बोल दिया हूँ कि सेंटेंस का आपका मीनिंग समझना होगा। ही लेबर हार्ड, वो कठिन मेहनत करता है, ठीक है। ही हैज टू सर्वाइव, मतलब सर्वाइव, जीवन मतलब सर्वाइव करने के लिए कठिन मेहनत करता है। किस लिए कठिन मेहनत करता है? मतलब सर्वाइव करने के लिए। तो सर्वाइव करने के लिए जब कठिन मेहनत करता है तो ही इज लेबरिंग हार्ड एंड हैड टू सर्वाइव। नहीं, ये गलत है, इसमें गलत आंसर दिया हुआ है, इस बात को मिला लेंगे क्योंकि यहाँ सी दे रखा है, सी गलत है, ठीक है, सी नहीं होगा। अब है ही लेबर्ड हार्ड एंड, सब में एंड जोड़ दिया है, ही लेबर्स हार्ड टू सर्वाइव। यहाँ पे राइट आंसर डी होगा, कौन सा होगा? डी, ठीक है। किस लिए मेहनत कर रहा है? सर्वाइव के लिए, तो इसलिए टू सर्वाइव हो जाएगा, ठीक है। ये राइट आंसर डी होगा, इसमें ये सारे गलत दिए गए हैं। चलिए आइए बताइए यहाँ पे, कॉमन जल्दी बताओ। नीड होगा, आई नीड टू ड्राइव दैट कार। क्यों नीड, क्यों होगा? आई के साथ कैन भी लगता है, ठीक है। क्या लगेगा? क्या बोले हो? नीड बोले हो ना, बोलो जल्दी। देखो कोई भी टू आया हुआ है तो इसका मतलब पहले कोई ना कोई वर्ब आएगा तभी टू आता है, ठीक है। और नीड के साथ टू लगेगा क्योंकि नीड V1 का काम करता है, ये V1 का काम नहीं करता है, ये भी V1 का काम नहीं करता है, वर्ब का काम नहीं करता है। और यूज टू का प्रयोग तो हम अभ्यस्त कोई आदत के लिए बताते हैं, तो ऑलरेडी टू दिया हुआ था, यहाँ टू यूज टू नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ नीड ही चाहिए होगा, कौन हो जाएगा? नीड। जबकि यहाँ पे आंसर दे रखा है 33 का ए, ठीक है, ए दिया है जो कि गलत दिया हुआ है, ठीक है। आई नीड टू ड्राइव दैट कार, मुझे जरूरत है उस गाड़ी को चलाने का, ठीक है, चलानी। तो इस तरह से यहाँ ध्यान रखिए, ये होगा, इसको सुधार लीजिएगा, यहाँ पर भी मिसिंग हमको लग रहा है, ठीक है। चलिए ही सैड, देखिए यहाँ पे क्या है, इनडायरेक्ट बताना है, क्या बताना है? हाँ, तो यहाँ सैड लिखा है तो टेंस चेंज होगा। चलिए ही सैड लिखा हुआ है, अब ही सैड लिखा है, इसका मतलब आगे टेंस चेंज होगा। ईज वाला नहीं आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। ईज वाला नहीं आएगा, ईज वाला कट गया, ठीक है। अब दूसरी बात है कि ये क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क वाला नहीं आएगा, आस्क वाला आएगा। क्या आएगा? आस्क वाला एक ही है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 34 का इसमें दी रखा है, सही दिया है आंसर। चलो आगे देखिए, अब ईयर के साथ हमेशा ऑफ लगता है, मैंने बता दिया है, इसमें कुछ कहने वाली बात ही नहीं है। चलिए इफ लग गया, ठीक है। आई विल हेल्प यू लिखा हुआ है, तो इधर अगर फ्यूचर दिया है तो इधर प्रेजेंट होना चाहिए, तो प्रेजेंट के लिए यू के साथ V1 लगता है, केम वाला नहीं होगा, कमिंग वाला नहीं होगा। आगे समझ में, ये ध्यान रखना है, बातें नहीं करें, कौन बात कर रहा हो, सुनते जाओ, ठीक है। करेक्ट सेंटेंस ढूंढना है, ठीक है। अब यहाँ पे सेंटेंस ढूंढना है तो कौन सा करेक्ट होगा? हिज ब्राइड इज ब्यूटीफुल लिखा हुआ है, ब्राइड हैड ब्यूटीफुल लिखा हुआ है, गलत है। बी वाला भी गलती है, ब्यूटीफुल से होता नहीं सेंटेंस सॉरी। और ही ब्राइड कभी भी नाम के साथ ही नहीं लगता है, इसलिए ही लगता है, राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए 38 बताइए, कॉज ऑफ स्टील लिखा हुआ है, कॉज स्टॉल लिखा हुआ है, स्टीलिंग लिखा हुआ है, स्टोलन लिखा हुआ है। नहीं पता है? पता है कि नहीं पता है जी? हाँ, 38 का क्या हो जाएगा? डी। देखो फिर कह रहे हैं, दिमाग में डालो, जो भी चीज कह रहे हैं बार बार रिवाइज करो। ऑफ आएगा, इधर आएगा नाम, इधर भी नाम में काउंट होता है। अब यहाँ पे ऑफ आया है तो नाम नहीं दिया है तो आईएनजी वाला ही नाम होता है, आईएनजी वाला नाम होता है। क्या होता है? सुन लो, ये बात बता चुके हैं इसलिए भूल गए थे, दिमाग में डालो, फिर से मैं बोल दिया हूँ, ठीक है। आईएनजी वाला ऑफ आया ना, आईएनजी वाला आएगा सर, ठीक है। चलिए ऑफ ही नहीं, कोई भी प्रीपोजिशन के बाद अगर हमको डालना है तो आईएनजी वाला ही आएगा, याद रखना, इस बात को ध्यान करो। चलो ही हैज रीड डैश बेड्स, तो यहाँ पे बेड्स है, बेड्स के पहले क्या लगते हैं आप बताइए? द लगेगा, ये हम गेस्ट पेपर में भी बताए थे। चलिए चूज द करेक्टली स्पेल्ड, सही मतलब ढूंढना है कि रिमेन्स का क्या सही मीनिंग होता है। तो मेन का या तो ए में आई एन होता है मेन, ठीक है, तो इसमें री जोड़ दो, रिमेन हो गया, ठीक है। एस तो हम वर्ब 5 बनाते हैं, ठीक है। चलिए
सुटेबल पैसिव ढूंढना है सर, डीड आया तो वाज वेयर वाला ढूंढना है, एक ही है वाज वाला, सी इज द राइट आंसर। आशा करते हैं आप थोड़ा बहुत होशियार आप बन चुके हैं, ठीक है। हाँ चलिए आगे देखिए, अ प्लेस फॉर लैंग्वेज एट ए रेलवे स्टेशन इज कॉल्ड, ठीक है। मतलब यहाँ पे बोला है कि जो जगह वह जगह जो जहां लगेज डाला जाता है। चलो 42 में बोला है कि जहां वो लगेज रखा जाता है उसको क्या कहते हैं? वेटिंग रूम कहेंगे, कंपार्टमेंट थोड़ी ना होगा। रेलवे जैसे कहने का मतलब जहां जाते हो तुम, रेलवे स्टेशन जाते हो तो थोड़ा देर के लिए रुकते हो, ठीक है, तो जो वहां पे लगेज उगेज रखते हो तो उसको हम वेटिंग रूम कहते हैं। प्लेटफॉर्म, जब लगेज रखने वाले को हम वेटिंग रूम कहते हैं। प्लेटफॉर्म जहां पर हम रुके रहते हैं पकड़ने के लिए, और क्लॉक रूम अलग, ये सब होता ही नहीं वहां पे, ठीक है। चलो चलो आगे देखो, आई डैश लाइक लिसनिंग क्लासिकल म्यूजिक, बताओ कौन होगा, जल्दी बताओ। हैव नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ लाइक है, V1 है, ठीक है। हैज नहीं लगाएंगे, डू को कट गया। डज लगाएंगे कि डू लगाएंगे? आई के साथ डू लगता है, आगे आंसर की नहीं आ गया, तो दिमाग में लगाओ, ठीक है। चलो आगे बताओ 44, आई डैश माई एप्लीकेशन स्टडी, स्टडी आया है सर, स्टडी आया है तो V2 आएंगे, क्या आएंगे? V2। हैज वाला V3 नहीं आएगा, विल वाला नहीं आएगा, रिटेन V3 होता है। आगे समझ में, ये कैसे पता चला? स्टडी से पता चला। चलिए हाँ चलिए आगे देखिए, देखिए ओवर द गंगा, देयर इज डैश ओवर द गंगा लिखा हुआ है, बिलीव लिखा हुआ है, यूनिवर्स या ब्रिज लिखा, तो ब्रिजे ना होगा, ये सब तो होगा नहीं, ब्रिजे ना ओवर द गंगा होगा। गंगा को पार करके ओवर द गंगा क्या लिखाएगा? ब्रिज लिखाएगा, तो ब्रिज, देयर इज ब्रिज ओवर द गंगा। हाँ हाँ चलिए आगे देखिए 46 देखिए, आई सॉ टू कॉकरोच डैश पोकिंग देयर हेड्स एट द फ्लावर टॉप, फ्लावर टॉप। प्ले होगा या प्लेइंग होगा, प्लेफुल्ली होगा या प्लेड होगा, बताइए जल्दी। प्लेड, देखो यहाँ देखो, ये जो है आई सॉ टू क्रोज, मैंने दो कौवे को क्या देखा, पोकिंग करते हुए, यानी पोकिंग जो है ना, पोकिंग करने का मतलब पोकिंग एक क्रिया है, और इस क्रिया को विशेषता बताने के लिए हम एडवर्ब का यूज करते हैं। किसका करते हैं? जनरली एडवर्ब का यूज कैसे पता, एडवर्ब कैसे पता चलता है? एलवाई वाला एडवर्ब होता है, जनरली एलवाई जिसमें लगाता है वही एडवर्ब होता है। तो ये क्या प्लेड जो है एडवर्ब है? तो वर्ब के बाद डबल वर्ब का प्रयोग करोगे तुम, दिमाग से सीधा रहो, क्योंकि बता चुके हैं पहले, ठीक है, याद रखो, कभी भी डबल वर्ब का प्रयोग एक साथ नहीं करते हैं। तो पोक करना तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसका मतलब है प्लेफुल्ली हो, क्या हो जाएगा? ठीक है, ही डैश ऑफ मी, बताओ, ही डैश ऑफ मी, जलस, जिलस कौन होगा? ए वाला, ए वाला होगा जी, ये जलस ये वाला होता है, ठीक है, अब बता दिए हैं हम, पहले भी बता चुके हैं। चलो बताओ जल्दी बताओ, डे लाइट डैश अवे, फेड अवे, फेडिंग अवे, फार अवे, फर्दरेस्ट अवे, बताओ जल्दी। नहीं बता सकते हो? यहाँ देखो, यहाँ पे आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि एक्सिलरी वर्ब नहीं आया, फर्दरेस्ट का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि द का प्रयोग कहीं नहीं हुआ है। अब फार और फेडेड लिखा हुआ है, तो फार का प्रयोग V1 लिखा हुआ, V1 का प्रयोग भी यहाँ पे नहीं होगा, फेडेड होगा, क्या होगा? फेडेड, ठीक है। डे लाइट फेडेड अवे, ठीक है। चलो चूज द सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस चुनना है तो बहुत, V1 से प्रयोग होता है तो V1 का प्रयोग बाद में सब्जेक्ट होता है, ऐसा स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है। ये V1 का प्रयोग कभी भी सब्जेक्ट के बाद V1 डायरेक्ट V1 नहीं लगते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान है। यानी कहने का मतलब है कि ये यहाँ देखिए, यहाँ बोला है डे लाइट, तो डे लाइट क्या है? ये सबसे पहले इसके नेचर को समझना है कि है क्या, क्या कोई सब्जेक्ट है? नहीं है, तो नहीं है तो हम V1 का प्रयोग नहीं कर सकते। सब्जेक्ट प्लस V1 होता है, तो V1 प्लस सब्जेक्ट होता है, ऐसा इंपेरेटिव में होता है, ऐसा जनरल में होता है, लेकिन ये सब्जेक्ट नहीं है। ऐसे में हमको किसी मतलब विशेषता बताने वाले शब्द लाना है, तो फेडेड अवे, ठीक है, फेडेड अवे सही होगा। चलो ये तो बड़ा बड़ा सेंटेंस देख करके ही आंख पथरा जाने लगेगा, कौन होगा? जूनियर एम्प्लॉयज नीड ए एडवाइस फ्रॉम
ठीक है, एडवाइस फ्रॉम देयर बॉसेस, सबको पढ़ लो, इसमें मिला लो, जूनियर एम्प्लॉयज नीड एडवाइस फ्रॉम देयर बॉसेज नाउ एंड देन, यही नहीं लिखा हुआ है। अब यहाँ ये दोनों में क्या अंतर दिख रहा है ये बताइए। इसमें ए लगा हुआ है, इसमें ए, ठीक है, ए नहीं लगा है, ठीक है। चलिए इसमें देखिए एन लगा हुआ है, इसमें क्या लगा, एन लगा। तो एक ही गलती इसमें है कि हमको आर्टिकल का प्रयोग एडवाइस के पहले नहीं करना है, तो सब गलत। करेक्ट ढूंढना है तो कौन सा ही, इतना सा छोटा सा आंसर था, लेकिन बड़का लाइन दे लेता, कंफ्यूज हो रहे थे ना। लेकिन आंसर क्या था, हमको बस ए एन से पहचान लेना, एडवाइस से पहले ए एन का प्रयोग नहीं, क्योंकि उसको काउंट नहीं कर सकते। जब नहीं काउंट करते तो ए एन क्यों लगा रहे हो भैया, गलती कर रहे हो, काटो 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 काटो, ठीक है, आगे समझ में। ये आर्टिकल से ये मेरे मतलब गलती किया था, क्लियर हो गया। चलिए, तो ये इतना बड़ा सेंटेंस देख के मत डरो, क्या बोल्ड बनो, बोल्ड मैं क्या बार रखा जाएगा, जब तुम जानते हो तो अपने आप में बोल्ड बनो, कि तुम सेंटेंस देख के नहीं डरो, तुम कंपेयर करोगे, अच्छा कंपेयर कर रहे हैं, सब में एन लगाया है, वो में क्यों नहीं लगाया, कोई ना कोई बात होगा, यही लगा दो, समझ में आया ना। चलो यहाँ कंबाइन करना है, तो कंबाइन तो तुमको पता है, ही सेड समथिंग आई डिड नॉट हियर इट, बताओ कौन सा होगा। यहाँ देखो पहचानने का तरीका क्या है, बोला है he said something which he did not, which शब्द का प्रयोग हम ऐसे लाइन को जोड़ने के लिए नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि याद रखना कि which शब्द का प्रयोग हम किसी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं, और ही लिखा हुआ है तो नॉन लिविंग थिंग्स नहीं है वो, तो इसलिए गलत हो गया। पहला तो हमको पता चल गया। बोला he did not hear what I said, मैंने क्या कहा वो कुछ भी नहीं सुना, ये बात बोल रहा है, ठीक है, कि मैंने क्या कहा उसे वो कुछ भी नहीं सुना। तो ये he did not hear what I said, तो what I said यहाँ पे क्या ये सही है, तो यहाँ ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए, इसको और इसको मिलाइए, क्या दिक्कत, क्या मतलब है, इसमें उल्टा बोल दिया है, बोला है ना। तो यही दोनों में से कोई मेरा आंसर होना चाहिए, मतलब दोनों मिल रहा है, इसका मतलब दोनों में से कौन आंसर होना चाहिए। तो हाँ, आई डिड नॉट हियर व्हाट ही सेड, ये वाला सही होगा, क्योंकि ये याद रखिएगा कि कभी भी यहाँ मेन सेंटेंस कौन है, आई डिड नॉट हियर, बोलने वाला कौन है, बोलने वाला पहला होता है और सुनने वाला बाद में होता है, इसीलिए पहले क्या होता है, पहले यहाँ आई डिड नॉट हियर व्हाट ही सेड, व्हाट ही सेड, ये वाला सही हो जाएंगे। हाँ यही वाला ठीक है, सी वाला सही हो जाएंगे, बाद बाकी ये दोनों गलत है, इस बात को ध्यान। ऐसे कॉम्बिनेशन में तो आपको पूरा ग्रामेटिकली मजबूत होना चाहिए। चलो यहाँ देखिए, बताइए क्या ढूंढना है इसमें, क्या कहा है, हाँ, वन मैंस स्टार्ट अनदर मैंस, प्लीजर होगा, प्लीज होगा, क्रैश होगा, डैमेज होगा, क्या होगा, देखिए, वन मैंस ट्रेस इज अनदर मैंस टीजर, ये एक आइडम्स है, और आइडम्स में टीजर शब्द छोड़ दिया हुआ है, वही बताना है। मैं मत बोला कि आगे कौन सा होगा, तो भाई आइडम्स में ऐसा बोला जाता है कि वन मैंस ट्रेस इज अनदर मैंस टीजर, मतलब एक क्या कर रहा है, एक के पीछे एक लगा हुआ है, इसका मतलब होता है, ठीक है, एक के पीछे एक लगा हुआ है, इसका मतलब टीजर शब्द यहाँ पे सही होगा। ये आपको दिग्भ्रमित करने के लिए अन्य शब्द दे दिए हैं, जो आप कोई डाल दीजिए, लेकिन यहाँ याद रखिएगा ये आइटम पूरा रट जाइए, ऐसा आएगा तो हम बस टीजर शब्द को लगा देंगे, क्या लगा देंगे, टीजर, आ गया समझ में, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए आइए देखिए 52, क्या लगेगा, फोर फ्रॉम विथ आउट, क्या होगा, फोर होगा। हम जब पढ़ा रहे थे ना गेस पेपर, तो उसमें बोल रहे थे कि दिमाग में डाल लो, इरिडिकेट आएगा फ्रॉम लगेगा, इरिडिकेट फ्रॉम लगता है, ठीक है, ये बात तुमको अभी भी याद नहीं है, नहीं तो डायरेक्ट सर इरिडिकेट के साथ फ्रॉम लगा दीजिए ना, टेंशन मुक्त कीजिए, इरिडिकेट आएगा फ्रॉम लगा दो, कुछ भी सोचना नहीं, क्योंकि वे फिक्स प्रीपोजिशन लेते हैं, जब भी प्रीपोजिशन भरना है इरिडिकेट के साथ फ्रॉम भरना है, क्या भरना है, आगे ना। तो इसीलिए जरूरी है डिस्कशन की क्लास तुम्हें ये बताता है कि देखो तुम्हें कितनी कमी है, बहुत सारी कमी है, उस कमी को तुम दूर करो, क्योंकि एग्जाम तुम्हारे नजदीक आने वाले हैं, आगे समझे, इस कमी को दूर करो। दूर कैसे होगा, रिवाइज, मोर देन प्रैक्टिस, मोर देन रिवाइज, दो चीज से दूर होते हैं, मोर देन प्रैक्टिस और मोर देन रिवाइज। प्रैक्टिस कीजिए, नहीं समझ में आता है रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, नहीं समझ में आता है रिवाइज कीजिए, बस अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है, मतलब कोई बड़ा चीज नहीं है। अगर एक सप्ताह आप अच्छे से कर लेंगे तो अगले सप्ताह आप अपने आप में समझ जाएंगे सर इंग्लिश पास करना बहुत ही आसान है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। चलिए आइए देखिए, करेक्टली स्पेल्ड बोला है, करेक्टली स्पेल्ड में आपको एथिस्ट का सही मीनिंग बोलना है, तो एथिस्ट का सही मीनिंग होता है ए टी एच, एथ होता है, ईस्ट लगा दीजिए, ई आई एस टी, ईस्ट लगा, एथ में ईस्ट लगा दीजिए, एथिस्ट हो जाए, बात समझे। तो आपको ये बात हमारी माइंड में याद होगा कि अच्छा सर बोले एथ में ईस्ट लगाना है, यानी ई आई एस टी होता है, क्या होता है, ईस्ट, आगे समझे, राइट आंसर बी हो जाए। चलिए अब यहाँ साइनोनिम पूछा था, मतलब समझ रहे हैं ना, साइनोनिम किसका,
फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस का मतलब होता है खुशबूदार, टेस्टी, मतलब बहुत तरह इस तरह की बात होती है फ्रेग्रेंस। नहीं, फ्रेग्रेंस का मतलब खुशबूदार होगा या सजावटी होगा, सजावटी होना चाहिए मेरे ख्याल से। इसका क्या दे रखा है इसमें, बी, हाँ सजावटी ही होगा, ठीक है, सजावटी होता है। फ्रेग्रेंस का मतलब होता है सजावटी, मतलब सजाया हुआ बहुत अच्छा है, तो उसको हम फ्रेग्रेंस बोलते हैं, तो उसको एरोमा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एरोमा। टेस्ट का मतलब स्वाद होता है, साइट का मतलब दृश्य होता है, और टच का मतलब छूना होता है, ठीक है। तो इस सारी चीज को ध्यान रखना है कि टच का मतलब छूना होता है, साइट का मतलब दृश्य होता है, और उसके बाद टेस्ट का मतलब स्वाद होता है, लेकिन एरोमा का मतलब सजाना होता है। इस बात को ध्यान रखें। मतलब खुशबूदार अगर रूप से अगर सजा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो फ्रेग्रेंस होगा या खुशबू वाला होगा, एरोमा उसी को बोलते हैं, ठीक है। एरोमा अलग होता है, मतलब खुशबू ही, फ्रेग्रेंस का मतलब एक प्रकार का खुशबू ही हुआ, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखिए, ही वांट्स सीमा डैश द वर्क। बताइए, अब यहाँ पे आप लोग खुद से बता सकते हैं, बताइए जल्दी। टू डू, टू डू क्या सही है? सभी इसके आंसर से बता सकते हैं कि क्या सही है? वाई 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 वाई, वेरी गुड, बहुत अच्छा, याद हो गया, याद हो गया, बहुत अच्छा। वांट आ गया ना यहाँ पे, यहाँ देखिए वांट है ना, तो आगे टू के साथ भी वन, आगे टू के साथ भी वन, डू नहीं, टू के साथ भी वन, डू भी वन होता है, ठीक है। चलिए, अब डू का प्रयोग एक्सिलरी फॉर्म में भी होते हैं, लेकिन जब टू के बाद डू आता है वो भी वन है, क्या है? भी वन। चलिए, डू माने करना भी होता है, इस बात को ध्यान। चलिए, यहाँ पे क्या करेक्ट सेंटेंस ढूंढना है, बताइए। बड़ा बड़ा सेंटेंस देख के डर गए ना, डरिए, डरिए जल्दी, कौन होगा? सबको मिलाइए, कंपेयर कीजिए कौन में क्या छूटा हुआ है क्या नहीं है, ये कंपेयर करने से हमको आता है, ठीक है। कंपेयर कीजिए जल्दी। कुछ कुछ अलग अलग दिख रहा है, क्या दिख रहा है? सर आप बताए हुए हैं, सर आप बताए हुए हैं कि कॉम्पेंसेंट आएगा ना तो इसके साथ फोर लगाइए, क्या लगाइएगा? कॉम्पेंसेंट हमेशा फोर प्रीपोजिशन लेता है, काट देंगे फोर जिसमें नहीं होगा, कटो तुम भी कट जाओ, दो को कट गया, दो को बच गया। अब यहाँ पे बी लगा हुआ है, तो कॉम्पेंसेंट के बाद जो है ना ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, कोई भी जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में होगा, तो फॉर्मेट में भी दे दिया है यहाँ पे, यहाँ से दे दिया, यहाँ राइट आंसर आ गया। तो बड़ा बड़ा देखना नहीं है, छोटा छोटा देखना, हमको जो माइंड में है उस चीज को काउंट करना है, ठीक है। सारे चीजें नहीं देखने, कंपेयर करने हैं, कंपेयर करने के बाद जो चीज हमको पता है उसको हिसाब से देखना है, उसके बाद हमको सही ढूंढ लेना है। तो ये सारे माइंड कहाँ से आएंगे? ये सारे माइंड बार बार प्रैक्टिस, बार बार रिवाइज, दो ही चीज होते हैं, बार बार प्रैक्टिस, बार बार रिवाइज, ठीक है। चलिए आइए देखिए, आई रीड द रामायण, चूज द सुटेबल फ्रेज, मतलब इसमें बताना है कौन सा सही है, ठीक है। आई रीड द रामायण, नैरो एस्केप, मोर और इल्स, नाउ एंड अगेन, नेक एंड नेक, कौन सा होगा बताइए? नाउ एंड अगेन, मतलब कहने का मतलब है नाउ एंड, मैंने रीड किया है रामायण को, अभी भी और आगे भी करूंगा, ये बात बोलने का मतलब सही फ्रेज कौन आएगा? मैं अभी भी रामायण पढ़ा हूं, आगे भी पढ़ूंगा, ये चीज बोलने का प्रयास किया जा रहा है। तो नैरो एंड एस्केप का मतलब हो जाएगा कुछ अलग हो जाएगा, कि नैरो एंड एस्केप का मतलब रामायण बहुत चौड़ा है और उसके बाद है मैं इसको छोड़ के पढ़ता हूँ, ये सब बातें जो है सेंस के आधार पर ये सब गलत है, ये है मैं अभी भी पढ़ा हूँ, आगे भी करूंगा, ठीक है। नाउ एंड अगेन, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यू विल गेट द प्राइज डैश यू डाइवर्स इट, बताइए कौन होगा? इफ होगा, टील होगा, डैन होगा, अनलेस होगा, क्या हो जाएंगे? टिल, अगर कंडीशनल सेंटेंस के लिए दो चीज का यूज होता है, देन का प्रयोग और अनलेस का प्रयोग, अनलेस का भी प्रयोग होता है, ठीक है। अनलेस का प्रयोग होता है, लेकिन कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं, देखिए कंडीशन में तीन चीज यहाँ पे दिए गए हैं, देन का तो प्रयोग नहीं होगा, कंडीशन में नहीं किया जाता है। पहला अनलेस का प्रयोग होता है, टिल का प्रयोग होता है, इफ का भी प्रयोग होते हैं, ठीक है। ये बोला है यू विल गेट द प्राइज, तो ये अनलेस का प्रयोग होता है एक निगेटिव एक पॉजिटिव के लिए, तो ये गलत हो गया, एक निगेटिव एक पॉजिटिव नहीं आगे, ठीक है। अब दो टील दिया हुआ है और इफ दिया हुआ है, टील का मतलब है जब तक ऐसा नहीं करते हो, लेकिन जब तक के लिए सेंस में ऐसा प्रयोग नहीं है, कर रहा है यू विल गेट द प्राइज इफ यू डाइवर्स इट, अगर तुम इसको डाइवर्स इट करते हो तभी जाकर के तुम प्राइज ले सकते हो, ये चीज बोला गया, तो इफ शब्द का प्रयोग यहाँ पे सही है। हाँ, टील का प्रयोग टाइमिंग के लिए होता है ज्यादातर, टील का प्रयोग टाइमिंग के लिए होता है, टाइमिंग शब्द का कोई बोध नहीं हो रहा है पीछे, तो टील का प्रयोग नहीं कर सकते, इस बात को ये हाँ बताइए इसमें। वेरी गुड, तो आई हैव इटन, पता है हमको कि यहाँ पे V3 है, तो V3 है तो हैव या हैज में से कोई आएगा, ये सारे आएंगे नहीं, सबके साथ V1 लगते हैं, बस सब कट गया तो कौन बचा? एक, आंसर हैव, आगे समझ में। चलिए 60 नंबर बताइए, 60 नंबर बताइए। दे वेयर वाचिंग मी, करा चूज द पैसिव, जब जब V4 वाला आता है तो आई बीइंग वाला ढूंढते हैं क्या? कितने में है बीइंग? मात्र एक ही में है, आगे ना। तो इस तरह से हमने देखा भाई किस तरह से हमने बहुत सारी चीज ऐसे हैं जो बार बार रिवाइज वही चीज आ रहे हैं, तो आपके एग्जाम में भी वही चीज आएंगे, जैसे हम सेट 1 में भी बहुत सारे ऐसे ही चीज देखे होंगे, सेट 2 में भी ऐसे ही देख रहे हैं, तो इसका मतलब सेट 3 में भी ऐसे ही आएंगे, तो हम उसको खुद करने का प्रयास करेंगे, और एग्जाम में भी ऐसे ही आ जाएंगे तो हम खुद कर लेंगे, आगे समझ में, तो ये ध्यान रखना है। चलिए इसी पर हम एंड करते हैं अपनी क्लास को।